हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है सिलेक्शन वे पर। आई होप क्लियरली आप लोग सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे मुझे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो लास्ट क्लास में फंडामेंटल इकोनॉमिक्स हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कवर किए थे। दो क्लास में बेसिकली वो चैप्टर हमारा कवर हुआ, जहां पर आपने देखा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, उनके किसके अपने ड्रॉबैक हैं, किसके अपने मेरिट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करने के बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। अब आज की क्लास में अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज टाइप ऑफ मार्केट सिस्टम्स, जहां पर आपको यह समझ आएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में बाजार कितने तरीके के होते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जनरली अगर देखें तो आप जब भी बाहर निकलते हो, आप अभी शाम को मान लीजिए मार्केट गए, तो वहां पर आप सब्जी लेने जा रहे हो, वो भी एक बाजार है। आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हो, वो भी बाजार है। आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, वो भी आप बाजार में जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह पता ही नहीं लगता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में इंटरेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप एक अलग टाइप के मार्केट पर जाके एज अ कस्टमर वहां पे डील कर रहे हो, जबकि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप एक अलग मार्केट में हो। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको यही बताएगा कि आप बेसिकली समझ पाए कि कौन से मार्केट में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, या कौन से मार्केट की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस के साथ साथ ड्रॉबैक भी हैं। क्योंकि हर एक मार्केट में एडवांटेजेस है तो उसके दूसरे तरफ ड्रॉबैक भी है। तो बस इन्हीं चीजों को हम लोग आज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ मार्केट पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक बाजार होता क्या है, या फिर एक बाजार किन किन चीजों से मिलकर बनता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक अच्छा बाजार कैसा होता है। अगर आप बात करें एक बेस्ट मार्केट की, तो एक बेस्ट मार्केट वो होता है जहां पर बेचने वाले भी कई लोग हों और खरीदने वाले भी कई लोग हों। मतलब प्योर कंपटीशन होना चाहिए। अगर बाजार में कंपटीशन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर मोनोपोली बनेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, मोनोपोली का मतलब क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, उसके अलावा मार्केट में वो प्रोडक्ट कोई और बेचने ही वाला ही नहीं है। मान लीजिए मेरे हाथ में जैसे लेदर बॉल है। अब ये लेदर बॉल बनाने वाली कई कंपनीज हैं, लेकिन सपोज करिए कि इंडिया में ये लेदर बॉल बनाने वाली कंपनी सिर्फ आपकी है। आपके अलावा कोई ये टेक्नोलॉजी ही नहीं ला पा रहा है, कोई इस तरीके की बॉल ही नहीं बना पा रहा है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। अब इसके ड्रॉबैक क्या होंगे? ये बॉल जो आज की डेट में 200 से लेकर 2000 रुपए तक के बीच में आपको मिलती है, हो सकता है आप सीधे फैसला लो कि यह बॉल अब 5000 रुपए की मिलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, जिसको भी क्रिकेट खेलना होगा वो झक मार के आपकी बॉल खरीदेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके अलावा मार्केट में कोई कंपनी ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। तो एक अच्छे बाजार को हमेशा मोनोपोली से बचना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? तो बेसिकली मार्केट में क्या क्या होना चाहिए उसको समझते हैं। बाजार संरचना से आशय बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और स्तर से है। हर एक बाजार में कंपटीशन कैसा है और कंपटीशन का नेचर कैसा है, यह डिपेंड करता है कि वो मार्केट कैसा होगा। यह निर्धारित करती है कि मूल्य और उत्पादन कैसे तय होंगे और फर्म कैसा व्यवहार करेगी। एग्जाम्पल, आप जैसे कि मार्केट में जाइए और एक चीज की कई सारी दुकानें हैं, तो कभी भी दुकानदार आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने आपसे बदतमीजी करी तो आप दूसरे की दुकान में चले जाओगे। ठीक है ना? लेकिन दूसरी तरफ अगर मोनोपोली है तो आपसे वो जैसे चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है। क्लियर हो रही है बात? तो वही कहने का मतलब है कि मार्केट में चीजों के प्राइस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें ये निर्धारित करती है कि कोई भी फर्म आपसे बिहेव कैसे करेगी ओवरऑल। कुछ और चीजें जो कि मार्केट के रूप में निर्धारक होते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट कैसा होगा, जैसे कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, कितने लोग बेचने वाले हैं, कितने लोग खरीदने वाले हैं। अगर ज्यादा बेचने वाले हैं, ज्यादा खरीदने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत होने वाला है। ठीक है? दूसरी तरफ नेचर ऑफ गुड्स, आप जिस भी मार्केट में जा रहे हैं उस वस्तु का प्रकार कैसा है। सपोज आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप बैग लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं,
कपड़े लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हो आप, डिपेंड ये करता है। तीसरी चीज अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फीचर है कि बाजार जानकारी की उपलब्धता। एक अच्छा बाजार एक अच्छे विक्रेता के साथ साथ एक अच्छे खरीददाता के साथ भी बनता है। मतलब कहने का ये कि एक अच्छा मार्केट वो कहलाता है जहां पर बायर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। सपोज आप ये पेन लेने जा रहे हो मार्केट में, या मैं कहता हूं आप एक मोबाइल लेने जा रहे हो मार्केट में, तो आपके मोबाइल की स्पेसिफिकेशन क्या है, नया मोबाइल आप कौन सा लेने जा रहे हो उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, या फिर मार्केट में उससे भी बेहतर अगर कोई मोबाइल अवेलेबल है तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर आप इतना ज्यादा अवेयर हो तो जाहिर सी बात है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर खरीदार को जानकारी नहीं है, उस केस में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट खराब हो सकता है। मार्केट खराब होने का मतलब यह कि जो व्यक्ति है या जो खरीददाता है उसको उतना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यह भी मार्केट पे डिपेंड करता है कि भाई जानकारी कितनी, मार्केट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन भी मार्केट का निर्धारण करती हैं। कहने का मतलब यह कि कुछ बाजारों में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे बाजार है जहां पर आप चाह के भी एंट्री नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि मुझे सब्जी बेचना है, तो कल को आप अपना ठेला लगा लो जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुश्किल से उस जगह का ठेकेदार आएगा, वो बोलेगा हाँ भैया डेली का 50 रुपए मुझे भी दे देना। इससे ज्यादा बताइए क्या होगा। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे रिक्शा चलाना है, कोई उसे रोकने वाला है बताइए। जहां पर एक शहर के अंदर हजारों रिक्शे वाले घूम रहे हैं, एक रिक्शे वाला एक नया उतर आया मार्केट में, क्या हो गया, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे मार्केट हैं जहां पर आपकी एंट्री के सामने बैरियर्स बहुत है, कुछ हाई बैरियर्स हैं या स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास कल को पैसा है, आप अरबोपति हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सोच रहे हो कि आप क्रूड ऑयल की एक फर्म बनो। मतलब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का भी पेट्रोल बिके। अब मुझे खुद बताइए बेटा, फर्म्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, आप कंपनी मान लीजिए उसको, ठीक है। मेरी बात पर ध्यान देना। मैंने क्या बोला कि सपोज आपके पास अरबों रुपए हो कल को, और आप सोच रहे हो कि आप अपनी कंपनी के थ्रू पेट्रोलियम बेचो। अब आप खुद सोचिए, इतना पैसा होने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी कितनी है या प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप पेट्रोलियम के मार्केट में आ सकते हो। मैं तो कहता हूं शायद 2% या 1% होगी। उसके लिए भी आपको बहुत सारे पॉलिटिकल लिंक्स चाहिए होंगे। अगर वो इक्वेशन सही बैठी तब जाकर आपका बिजनेस स्टेबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, पॉलिटिशियन लिंक्स की भी बात छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं आपके पास अरबों रुपए हैं कल को, लेकिन आप चाहते हो कि कल को आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करो, ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, कि आप चाहते हो कि आप भी एक कार बनाने वाली कंपनी बनो, मर्सिडीज की तरह, स्कोडा, हुंडई, मारुति, बीएमडब्ल्यू, इस तरीके की एक कंपनी बनाओ। आप मुझे खुद बताइए, प्रोबेबिलिटी कम है या ज्यादा है? बहुत कम है, ना के बराबर। आपके पास पैसा होने के बाद भी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इस मार्केट के अंदर एंट्री कैसे लोगे? उसके लिए आपके पास R&D होना चाहिए, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है बेटा कि ऐसी इन्वेंशन आपने करी हो जो इससे पहले ना हुई हो, या फिर आप यह भी बोल सकते हो कि आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे ही आपके सामने मैंने बोला मर्सिडीज, आपके दिमाग में क्या आता है? मर्सिडीज बोलते ही आपके दिमाग में आता है एक लग्जरी कार। ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मर्सिडीज ने यह ब्रांड वैल्यू बनाई है कि मर्सिडीज इज नोन फॉर लग्जरी एंड कंफर्टेबल। मैंने आपको बोला बीएमडब्ल्यू, आपके दिमाग में आएगा ड्राइविंग प्लेजर, क्योंकि बीएमडब्ल्यू लग्जरी और अपने कंफर्ट के लिए नहीं जानी जाती है, वो तो है ही, लेकिन प्राइमरली वो जाने जाते हैं अपने ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए। उनसे बेहतर स्पोर्ट इंजन है ही नहीं। सपोज मैंने बोला मारुति,
आपके दिमाग में क्या आएगा? भैया 25 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा 1 लीटर तेल में। मारुति वाले आपस में सबसे बेहतरीन बात यही करते हैं, भैया देती कितना है, समझ रहे हो? तो एवरेज के लिए जाने जाते हैं। मैंने बोला टाटा, आपके दिमाग में क्या आई? बिल्ट क्वालिटी, कि भाई टाटा है तो गाड़ी में इससे बेहतर ना ही आपके सेफ्टी फीचर हो सकते हैं किसी और दूसरी गाड़ी में। सो ये जो आप फर्म का नाम सुनते हो, ब्रांड का नाम सुनते हो, और उसको लेकर आपके दिमाग में कोई भी एक पहला इंपैक्ट आता है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्रांड वैल्यू। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ ऐसे बिजनेस है जैसे कि ऑटोमोबाइल, क्या इसमें आप आ सकते हो? इजिली नहीं आ सकते, ठीक है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की अर्थव्यवस्थाओं का आकार कितना है? बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहां पर आप कम पैसे में आ सकते हो, बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहां पर आप आने के लिए आपको बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। नाउ कम्स टू, अभी तक हमने देखा ये सारे फैक्टर थे जो कि मार्केट के अंदर होते हैं। अब बेसिकली समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि बाजार बेसिकली कितने तरीके के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में बाजार को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से अब ये समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना तो कंसेप्ट हिल जाएगा। तो यहां पर कंपटीशन को हमने बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मार्केट के। कौन कौन से? पहला जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरा जिसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, तीसरा जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, और चौथा और लास्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये सारे मार्केट अपने आप में एक दूसरे से डिफर हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन से होते हैं, इसको समझेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में फर्में समान उत्पाद बेच रही हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है ना, सब एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस बाजार में, और बहुत बड़ी तादाद में बेच रहे हैं, और कोई भी एक फर्म या बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब कहने का यह कि अगर कोई एक प्रोडक्ट बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो विक्रेता है, वो सोचे कि मैं अपने दाम बढ़ा दूं एकदम से, तो वो बढ़ा नहीं पाएगा, नहीं बढ़ा सकता। सेकेंड थिंग, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को बाजार की पूर्ण जानकारी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उन दोनों को इसकी पूर्ण जानकारी है। ऐसे बाजार में मूल्य और उत्पादन संतुलन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बताऊं आपको। ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? एक हाथ में मेरे टमाटर है और दूसरे हाथ में मिर्च है, मतलब सब्जी बाजार, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब सपोज करिएगा आप सब्जी मंडी गए, कभी ना कभी तो गए होगे सब्जी मंडी, ठीक है? बशर्ते आप उस कैटेगरी में ना हो कि आप कभी मार्केट नहीं जाते हो, ठीक है? आप सब्जी मंडी गए होगे। अब आप देखिए, मुझे आप खुद बताइए, आप जिस सब्जी मंडी में गए हो इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, वहां पर एक सब्जी वाला आज बैठ रहा है और कल ना बैठे, किसी को कोई फर्क पड़ेगा? बताइए मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को 5 नए सब्जी वाले आकर बैठ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इतना बड़ा मार्केट है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में फर्म समान उत्पाद बेच रही हैं। ये टमाटर जहां रखा हुआ है वही बराबर सब्जी वाला भी बेच रहा है टमाटर। उसके आगे देखोगे वो भी यही टमाटर बेच रहा है। अरे भैया, टमाटर ही तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसके यहां से टमाटर खरीदोगे तो वो मीठा टमाटर निकलेगा, या उसके यहां से खरीद लोगे तो कड़वा टमाटर निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा। सभी टमाटर बेच रहे हैं, सभी मिर्च बेच रहे हैं। कोई ऐसी मिर्च तो नहीं बेच रहा है कि जिसकी मिर्च खाओगे तो मीठी लगेगी। ऐसा तो नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर जितने भी फिशरीज हैं, इसी में आपका मछली उत्पादन हो गया, झींगा उत्पादन हो गया, 10 मछली बेचने वाले मार्केट में बैठे हुए हैं। कल को कोई 2-4 एग्जिट कर जाए मार्केट से, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? तो बेस्ट एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या है? आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और साथ में फिशरीज मार्केट या फिर अंडा उत्पादन। क्लियर है? अब यहां पर एक बात कही गई है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, दोनों को मार्केट की पूर्ण जानकारी है। तो भैया खुद बताओ, कोई मिर्च बेच रहा है, आप ऐसा क्या जानते हो मिर्च के बारे में जो वो नहीं जानता होगा? अब यार ये मत बोलने लगना
कि सर मैं ये जानता हूं कि मैं विटामिन सी होता है मिर्च में, सर मैं ये जानता हूं कि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये मत बोलना कि जाके मैं सब्जी वाले को बोलूंगा बेटा तुम्हें पता है ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें। वो कहेगा भाई साहब अपनी जानकारी अपने पास रख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आज मैं 100 किलो टमाटर बेच लूं, दैट्स इट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो बेचने वाले और आपके बीच में पूर्ण जानकारी है, बस। ठीक है। नाउ अगर फीचर्स की बात करें, इस मार्केट में क्या फीचर्स हमें मिलते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मैक्सिमम लोग बेच रहे हैं, मैक्सिमम उतने ही खरीदने वाले हैं। सेकेंड थिंग, होमोजेनियस प्रोडक्ट, जिसके भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं सब समान रूप से बिक रहे हैं, मतलब सबके पास समान रूप के प्रोडक्ट हैं। सब्जी मंडी में जाएंगे, टमाटर ही टमाटर बेच रहे हैं, कोई मिर्च ही मिर्च बेच रहा है, तो सबके पास एक तरीके की मिर्च है, एक तरीके के टमाटर है, ऑलमोस्ट। परफेक्ट नॉलेज होती है इस मार्केट में। इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बायर और सेलर के पास नॉलेज ना हो। नॉलेज होती है क्योंकि बाजार का स्तर इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है इस मार्केट में, वही जो अभी मैंने आपको बताया। कल को कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब्जी लगाना चाहता हूं, भैया लगा सकता है जाके, उसके पास ठेला नहीं है फिर भी लगा सकता है। एक चद्दर में उठाएगा सब्जी, एक किनारे जाके बैठ जाएगा, बेचने लगेगा। 2 दिन के बाद कौन बनेगा करोड़पति? में करोड़पति बन गया तो उसका मन किया सब्जी हम नहीं लगाएंगे, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। सब्जी मंडी में आप देखोगे भी नहीं कि कोई कस्टमर जाके पूछ रहा है अरे भैया जो वो उस दिन मूली बेच रहे थे वो आज तो दिख नहीं रहे, कहां गए यार? उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो मुझे, नहीं दिखेगा ना आपको। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, आए दिन बेचने वाले और खरीदार आते जाते रहते हैं, सब एंट्री लेते हैं, सब एग्जिट लेते हैं। स्मॉल सेलर्स यहां पर होते हैं, छोटे विक्रेता हैं। ठीक है। प्राइस टेकर्स होते हैं, मूल्य ग्रहण करने वाले ये होते हैं। फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, इसलिए वे बाजार द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मान लीजिए अभी सब्जी मंडी बिल्कुल खुली है, ठीक है, त्योहार का टाइम है, बिल्कुल ये मान लो धनतेरस का दिन है भैया, घरों में लोग कम है, बाजार में बिल्कुल ज्यादा खड़े हैं। अब आप उस दिन धनतेरस वाले दिन इस टमाटर वाले को बोलोगे, टमाटर वाले का 50 रुपए किलो है, अब उस दिन आप इसको बोलो कि नहीं भैया 30 के दो या 40 के दो, कहेगा नहीं बाबूजी नहीं हो पाएगा, मना कर देगा, क्योंकि खरीदारों की कमी नहीं है, बायर्स की शॉर्टेज नहीं है। बट पता लगा न्यू ईयर वाले दिन तुम जाओ या वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम जाओ, अभी तुम सब्जी वाले को बोलो वैलेंटाइन डे वाले दिन गुलाब की दुकानों पर ज्यादा भीड़ होगी, चॉकलेट की दुकानों पर ज्यादा भीड़ होगी, इस टमाटर वाले को बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा होगा। अब बोलो इससे 30 रुपया किलो दे दो, दे देगा। तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि ये वाला मार्केट जो है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, दिस इज प्राइस टेकर। कई बार बायर अपने प्राइस भी यहां पर चला लेते हैं। बायर जो चाहते हैं कि भाई इतने का लगा लो तो लगा लेते हैं। आप मछली लेने जाओ मार्केट में, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स लेने जाओ, आप बोलोगे इतने की लगा लो, लगा लेंगे वो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड कर्व फॉर अ फर्म। अब देखो ये इलास्टिक डिमांड एंड कर्व क्या होता है? इलास्टिक डिमांड एंड कर्व का मतलब यह है कि आपने जो डिमांड रखी और सामने वाले ने जो एक्सपेक्ट करी, जो एक्सेप्ट करी आपसे, ये दोनों जहां पर आके मिल गई। मान लीजिए आप बोल रहे थे कि 50 नहीं 30 रुपए किलो देंगे इस टमाटर के पैसे, वो कह रहा है कि नहीं 50 के ही। आपने कहा ना तेरा ना मेरा, 40 पे डन करते हैं। उसने कहा ठीक है बाबूजी 40 पे ओके। तो दोनों आकर एक पॉइंट पे मिल गए ना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड कर्व। जहां पर दोनों की डिमांड मैच कर जाए, उसकी पैसे की डिमांड है मूल्य की, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है। क्लियर हो गई बात? तो सभी को समझ आया भाई कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसके क्या फीचर होते हैं। अभी इंप्लीकेशंस क्या होंगे, परिणाम क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली इन थ्योरी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन बाजारों में ऐसी चीजें ज्यादातर बिकती हैं जो कि आपकी डेली यूजेस में काम आती हैं। ठीक है, इस वजह से यह सैद्धांतिक रूप से संसाधन माना जाता है इसको। दीर्घ काल में फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित कर पाती हैं। मतलब कहने का यह कि आप देखिए, आप किसी सब्जी वाले को देखोगे
कोई वो 10 साल से या 30 साल से भी सब्जी लगा रहा है, मैं कह रहा हूं आप किसी सब्जी वाले से पूछिएगा, या आप कभी गौर करिएगा, आपके मोहल्ले के आसपास एक सब्जी वाला 10-15 साल से लगा रहा है सब्जी, लेकिन आप उसको जल्दी से गाड़ी में नहीं देखोगे, आप उसको ऐसा नहीं देखोगे कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में मार्जिन ही इतना नहीं है कि आप इकोनॉमी में कभी इस स्तर पर प्लस में आ पाओ कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ। तभी आप देखोगे कि दीर्घ काल में क्या है, सामान्य लाभ अर्जित करती हुई कंपनीज आपको दिखाई देंगी, मतलब जो लोग बेचने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है भाई सभी को? मेरी बात सभी को समझ आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डन है। सेकंड, उपभोक्ता कल्याण अधिक होता है क्योंकि कीमत बाजार शक्तियों द्वारा तय होती है। मतलब यह एक ऐसा बाजार है जहां पर जो चीजें बिक रही हैं उनसे लोगों का ज्यादा वेलफेयर हो रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि सब्जी बाजार हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, ये सब क्या है, लोग डेली यूजेबल आइटम्स में आता है। लोग अगर ये खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सब्जी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, जिएंगे कैसे? क्लियर हो रही है बात? इस वजह से इस मार्केट में बिकने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, उपभोक्ता कल्याण अधिक होते हैं। अब मैं अगर कहूं कि गाड़ी क्या है, क्या गाड़ी आपकी डेली यूजेबल आइटम्स में आता है, डेली कंज्यूमेबल है? वो एक अलग बात है कि आपने ले ली है तो आप डेली गाड़ी चलाने लगो। लेकिन अगर मैं बेसिक्स की कहूं कि क्या कोई आदमी गाड़ी के बिना मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? बट कोई आदमी खाने के बिना सरवाइव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये जो कंप्लीट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहां पर आपको ज्यादातर वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके डेली एसेंशियल होते हैं, जो कि आपकी बेसिक नीड है। नाउ कम्स टू सेकंड टाइप ऑफ मार्केट, दिस इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा बाजार जहां पर बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है, बाकी खरीदने वाले बहुत हैं। और इस बाजार को अर्थव्यवस्था में जितने भी बाजार हैं दूसरे, उनसे कम बेहतर माना जाता है, क्योंकि मोनोपोली होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, इसको समझते हैं। एकाधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें एक ही उत्पादक होता है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, और विक्रेता पूरे बाजार को नियंत्रित करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सपोज ये कंपनी, ये बॉल बनाने वाली कंपनी मेरी है और इंडिया में ये बॉल कोई नहीं बनाती है दूसरी कंपनी, तो मैं अपनी मनमानी करूंगा ना। रेट जो तय होंगे ये रेट मेरे तय होंगे, मैं जितने पैसे की चाहूंगा उतने पैसे इसकी कीमत रखूंगा, क्योंकि मेरे सामने मार्केट में कोई है ही नहीं। और जिसको भी बॉल खरीदनी होगी, कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, मेरी ही बॉल आप सभी खरीदेंगे। तो यहां पर क्या है, तो क्वेश्चन भी आपसे ऐसा ही पूछता है एसएससी में कि आपको टाइप ऑफ मार्केट देगा, आपसे बोलेगा मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं उनको तय कौन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? विक्रेता हमेशा तय करता है, जो बेचने वाला होता है। क्योंकि केवल एक ही विक्रेता होता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कंपटीशन नहीं है इस मार्केट में, और उपभोक्ता की पसंद सीमित हो जाती है। ठीक है, सपोज ये जैसे एसएस की बॉल है, इंडिया में कोका बूरा की बॉल नहीं बिक रही है। अब आप लाख चाह लो कि कोका बूरा की बॉल आपको मिले, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। मार्केट में एसएस की ही बॉल है मेरी कंपनी की, अब आपको वही खरीदनी पड़ेगी। बाबू या तो क्रिकेट खेल लो, या तो क्रिकेट ही छोड़ दो और सीधे बैडमिंटन ले लो, या तो अपना शौक छोड़ के चेस वेस खेलने लगो। लेकिन अगर क्रिकेट खेलना है तो बेटा मेरी ही बॉल खरीदनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है, अभी फीचर्स क्या है इसके? पहला, सिंगल सेलर होता है, हमेशा बेचने वाला एक ही है। सेकंड, कंप्लीट मार्केट कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में अकेले बेताज बादशाह हो तो मार्केट में आपकी पकड़ रहेगी पूरी, हर चीज आप ही रेगुलेट करोगे। प्राइस मेकर भी आप ही होते हो, इसमें आप जो चाहोगे वो प्राइस रखोगे। सब्जी वालों की तरह नहीं कि पता लगा सब्जी वाला बोले, आज सुबह उठ के बोले कि यार बिटिया की शादी के 3 दिन बचे हुए हैं, एक काम करते हैं, अब ये टमाटर 50 रुपए किलो नहीं, अगले 3 दिन तक 1000 रुपए किलो बेचूंगा।
पॉसिबल है ये? खुद बताइए, पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में यह पॉसिबल है। 200 रुपए की बॉल थी, मैंने कहा आज से सीधे 1000 की, बिल्कुल बिकेगी, हंस के बिकेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोनोपोली में और क्या होता है? कंज्यूमर पावर इज वीक। यहां पर जो खरीदने वाला है उसकी शक्ति काफी कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास सीमित ऑप्शन है, इसके अलावा वो जाएगा ही नहीं कहीं। उसे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जितने की वो देगा उतने की खरीदनी पड़ेगी, कोई वजह नहीं है उसके पास पैसे कम कराने की या बार्गेनिंग की। इस मार्केट की अगर बात करें तो इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत होते हैं। इस तरीके के मार्केट में आप एंटर नहीं कर पाते जल्दी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहले यह समझिए कि ओरिजिन क्या है मोनोपोली के, कहां से यह चीज आती है। वैधानिक अधिकार हो, जैसे कि स्टैचुरी राइट्स हो आपके पास, गवर्नमेंट की ही तरफ से यह फैसला ले दिया गया कि आप ही इस चीज को बेचोगे। क्लियर हो रही है बात? गवर्नमेंट ओनरशिप है। अब इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं IRCTC का। अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। पूरे देश में अगर आपको ट्रेन का टिकट चाहिए तो वो ट्रेन का टिकट किसके सर्वर से होता है? IRCTC के सर्वर से ही होगा, आपका टिकट बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये मत बोलना सर मैं तो मेक माई ट्रिप से कर दूंगा, मैं तो गो IBBO से कर दूंगा। तो मैं आपको एक बता दूं बात, चाहे आप मेक माई ट्रिप से कर लो, चाहे आप गो IBBO से कर लो, वो भी IRCTC को उनका कमीशन देते हैं। वो केवल एक इंटरफेस है। चाहे आप गो माई बीबो से कर लो, चाहे आप मेक माई ट्रिप से कर लो, आपके हाथ में जब टिकट होगा तो टिकट के ऊपर लोगो आपको IRCTC का ही मिलेगा। तो हमारे देश में अगर कोई ट्रेन का टिकट बेच रहा है तो वो अधिकार केवल किसके पास है? IRCTC के पास। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। दूसरा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हमारे देश में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि डिफेंस के चॉपर्स बनाए। यह केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है। क्या आप इस मार्केट में एंटर कर पाओगे? कतई नहीं कर पाओगे, भूल जाइए, नहीं कर पाएंगे आप। भाई मेरे तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी कमेंट ले लूंगा, ठीक है। पहले यहां पर ध्यान दो, मैंने आपको बोला है अगर मैं टॉपिक के बीच में आपके क्वेश्चंस का आंसर करने लगा जो कि इस क्लास से भी जुड़े नहीं है तो फिर वो दूसरे बच्चों के लिए नहीं होगा बेनिफिशियल। तो ध्यान दीजिए, तभी मैंने बोला क्लासेस निकल जाती हैं और उसके बाद डब्बा गोल रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको फर्स्ट डे से ही कहा था, दिस इज नॉट फैक्ट बेसिस, दिस इज कंप्लीटली लॉजिकल एंड टेक्निकल। इंटरेस्टिंग तभी होगी जब आप इंटरेस्ट लेंगे, और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप उनसे कनेक्ट करके देखोगे तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी। और अगर आप दिमाग कमेंट सेक्शन में लगा के रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हेम कुमारी का कहना है सर जियो को मोनोपोली कह सकते हैं क्या? नहीं, रिलायंस जियो को इनका पूछना है कि मोनोपोली बोल सकते हैं कि नहीं। नहीं, वो कंप्लीट मोनोपोली मार्केट नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जियो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आता है ना, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में क्या हमारे पास जियो ही ऑप्शन है? नहीं, देयर आर मैनी अदर प्लेयर्स। जियो के अलावा आपके पास वोडाफोन का भी ऑप्शन है, आप BSNL का भी ले सकते हो, आप भारती एयरटेल का भी ले सकते हो, आपके पास कई ऑप्शन है। इसलिए वो मोनोपोली मार्केट नहीं है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में केवल वही फर्म या ऑर्गेनाइजेशन आएंगी जहां पर सिर्फ एक बेचने वाला होगा, बाकी सब खरीदने वाले होंगे। क्लियर हुई बात? अब आपने बात करी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, तो उसकी भी अभी बात होगी। फिलहाल यहां तक सभी को समझ आ गया? दो तरीके के मार्केट आपको क्लियर हो गए। पहला कंप्लीट कंपटीशन मार्केट, दूसरा मोनोपोली मार्केट। अभी एक चीज और समझो, व्हाई मोनोपोली इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। मोनोपोली मार्केट को अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? यह प्रतिस्पर्धा को कम करता है, मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में कंपटीशन कम है तो जाहिर सी बात है
पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का पहुंचे लोगों के पास। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, आईआरसीटीसी और दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वजह से हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि कंपटीशन कम हो रहा है। क्लियर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारी डिफेंस के लिए एयर चॉपर्स बनाते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अब हम धीमे धीमे देने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट किस कंडीशन में? जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 10 साल में अपना टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम देने लगे। लेकिन आप सोचो, आईआरसीटीसी की जगह अगर हम किसी और कंपनी, 2-4 कंपनीज को ले आए जो कि रेलवे के सर्वर मैनेज करने लगे, वो कितना डिजास्टरस हो जाएगा। सोचो, आईआरसीटीसी के पास कितना हैवी सर्वर है, इस देश की ऑलमोस्ट पूरी जनता का उनके पास डेटा है, और ऐसा सर्वर अगर गवर्नमेंट एक्सेस ना करके कोई एक थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, तो यह हमारे हित में होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? तो बहुत सोच समझ के, मोनोपोली मार्केट भी कई बार हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। लेकिन मोनोपोली मार्केट गलत कब हो जाएगा? गलत कब हो जाएगा बताऊं आपको। सपोज जैसे कि इस भारत में जितने भी सीमेंट बनाने के कारखाने हैं या उनका जितना भी रॉ प्रोडक्ट है जिन माइनिंग से आ रहा है, वो सारी माइंस और वो सारे कारखाने वो सब अडानी ग्रुप को दे दिए जाएं, सब अडानी ग्रुप को दे दिया जाए मान लो, क्या यह सही बात होगी? बिल्कुल नहीं। यह मोनोपोली गलत है। आज की डेट में अगर आप जाते हैं, अगर आप आज की डेट में मार्केट में जाते हैं तो आपके पास सीमेंट में भी 2-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपको अल्ट्राटेक मिल जाएगा, अंबुजा सीमेंट मिल जाएगा, बांगर सीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जरा आप सोचो, आप मार्केट में जाएं और आपके पास केवल एक ही बैनर हो, अडानी सीमेंट, अभी उसकी कीमतें क्या होंगी इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो मोनोपोली कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। क्यों? क्योंकि पहली चीज कंपटीशन कम है या उच्च कीमतों का कारण बन सकता है, यह उपभोक्ता कल्याण को कम कर सकता है। जब मोनोपोली होगी तो कंपनी लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। एट द एंड या अक्षमता और शोषण का कारण भी बन सकता है। जब आप किसी भी वस्तु के बहुत ज्यादा रेट लेने लगते हो तो आप कस्टमर का शोषण कर रहे हो, इवन आप पूरे मार्केट का ही शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और जब इन्फ्लेशन पार हो जाएगा सीमा के तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली क्या होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन इज ऑफन नेसेसरी टू कंट्रोल मोनोपोली पावर एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। वही जो अभी मैंने आपको बोला कि हमारे देश में आईआरसीटीसी हमेशा गवर्नमेंट संस्थान के अंतर्गत ही आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमेशा मोनोपोली गलत नहीं होती है। कई बार जो रेगुलेशन होते हैं मोनोपोली के, जब उन्हें गवर्नमेंट यूज करती है तो कुछ कारणवश यूज करती है हमारे मार्केट को बचाने के लिए। तीसरा टाइप का जो मार्केट है जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। अब ये ओलिगोपोली क्या है? अल्पाधिकार वह बाजार संरचना है जिसमें कुछ बड़ी और प्रभावशाली फर्में बाजार पर प्रभुत्व रखती हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी हैं, लेकिन कई हैं, ठीक है, एक नहीं है। जिसमें केवल 2 फर्म होती हैं, अल्पाधिकार का न्यूनतम रूप है। मतलब कहने का कि ओलिगोपोली मार्केट में मिनिमम 2 कंपनी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही कंपनी होगी तब तो मोनोपोली बन जाएगी। तो मिनिमम 2 कंपनी होनी चाहिए, या और ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फीचर क्या होता है? पहला, कुछ ही फर्म होती हैं, बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप सोचो 50 ऑप्शन मिल जाए या 100 ऑप्शन मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपको बताऊं? ऑटोमोबाइल कंपनीज इसका बेस्ट एग्जांपल है। आज आप कार लेने का मन बनाइए, आपके पास कितने ही ऑप्शन होंगे? आपके पास उंगलियों में गिने 7-8 ऑप्शन होंगे। मारुति में हो सकता है आपको कुछ पसंद आए, स्कोडा में कुछ पसंद आए, हुंडई में पसंद आए, आपको टाटा में आ जाए पसंद, महिंद्रा में कुछ पसंद आ सकता है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हो गई, वॉल्वो में पसंद आ सकता है। मतलब
गिने चुने ऑप्शन है आपके पास। अब आप कह दो कि नहीं, मैं तो एडिडास की गाड़ी खरीदूंगा, पॉसिबल है? नहीं ना। तो केवल फ्यू प्लेयर्स हैं, लेकिन वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ फर्में केवल हैं। दूसरा फीचर क्या है? बायर्स बहुत होते हैं इस मार्केट में। फर्म्स काफी कम है, बट बायर्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। आप देखिए, गाड़ियों की कंपनी 8-10 है, लेकिन देश में 80 करोड़ जनता चल रही है गाड़ी से। ठीक है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो जब कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट में एक दूसरे की कंपनी के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज आप ये कार लेने गए मार्केट में, ठीक है, दिस इज जी वैगन, मर्सिडीज जी वैगन, ठीक है। समझिएगा मेरी बात, इसके अंदर जो इंजन है कार की, ये अपना मर्सिडीज का इंजन है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे और अंदर आप जाके देखोगे, तो स्पीकर जो होंगे वो मर्सिडीज के आते ही नहीं है। हो सकता है हरमन कार्टन के स्पीकर हो सकता है किसी और कंपनी के स्पीकर हो, ठीक है। तो स्पीकर के लिए टेक्नोलॉजी इन्होंने किसी और से ली हुई है। अभी जब आप टायर देख रहे हो, तो ये जो टायर है, टायर भी मर्सिडीज नहीं बना रही है। हो सकता है इसमें गुडईयर का टायर लगा हो, ब्रिज स्टोन का लगा हो, कॉन्टिनेंटल का लगा हो, एमआरएफ लगा हो, C8 लगा हो। तो ओवरऑल एक ऐसा प्रोडक्ट है। अब ये जो शीशा लगा है गाड़ी में, ये विंडशील्ड बनाने वाली कंपनी भी दूसरी है, ये मर्सिडीज नहीं बनाती है। मर्सिडीज का अपना इंजन है, और मर्सिडीज इसको क्या कर रही है, असेंबल कर रही है इस गाड़ी को। बात आई मेरी समझ? तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। प्रोडक्ट पूरा तब जाकर बनता है जब कई कंपनीज के टाई अप होते हैं आपस में। मेरी बात आप समझे? आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। भले ही कंपनीज कम है, लेकिन हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। वही कि अगर आप मर्सिडीज में जा रहे हैं, वो अपना लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप टाटा में जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। आप मारुति में जा रहे हैं, वो एफिशिएंसी पर ध्यान देते हैं। आप हुंडई पर जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं। आप स्कोडा पर जा रहे हैं, वो ड्राइविंग प्लेजर पर ध्यान देते हैं। तो डिपेंड करता है, हर एक का प्रोडक्ट डिफरेंट है एक दूसरे से। एट द एंड प्राइस इन्फ्लुएंसेस। अ फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर प्रोसेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट प्राइस। कुछ बड़े उत्पादक बाजार मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। ये कुछ कंपनीज मिलकर ये डिसाइड कर चुकी हैं कि एक सेडान कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मार्केट में, एक एसयूवी कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, और एक ए सेगमेंट कार की कीमत कितनी होनी चाहिए। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, इस मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाजार के मूल्य अपनी तरफ से निर्धारित कर पाते हैं। ठीक है भाई। एक कह रहा है स्कॉर्पियो सर। भाई ये स्कॉर्पियो नहीं है, ये जी वैगन है। अगला देखो, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। वही जो आपको बताया, कंपटीशन तो एक दूसरे से है ही, क्योंकि अल्टीमेटली सभी कारें बेच रहे हैं, लेकिन अपने अपने फीचर्स के थ्रू कंपीट कर रहे हैं। और साथ में कोलैबोरेशन भी है। यही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंटरडिपेंडेंसी किस वजह से है? क्योंकि कोलैबोरेशन है। अगर मर्सिडीज में जो कुशनिंग आ रही है उनकी सीटों में, जो फैब्रिक उस पर लगाया जा रहा है, वो भी कोई कंपनी बना रही है। अगर वो कंपनी टाई अप कर ले किसी और कंपनी के साथ और मर्सिडीज को देने से मना कर दे, तो मर्सिडीज के सामने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। इनके कस्टमर नाराज हो जाएंगे, ये बोलेंगे अब मर्सिडीज में वो कंफर्ट तो है ही नहीं। अगला क्या है? कंज्यूमर बिकेम प्राइस टेकर। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और केवल कुछ ऑप्शन है, इस वजह से जो कस्टमर है उसे प्राइस लेने पड़ते हैं। बेचने वाला आपको प्राइस दे रहा है, आप उसके प्राइस चेंज नहीं करा सकते। मुझे खुद बताइए, आप वैगनार लेने जा रहे हो,
आपने कहा कितने का ये मॉडल है, उसने कहा 5 लाख रुपए का मॉडल है। अब आप कह दो नहीं मैं 3.5 लाख रुपए दूंगा, 3.5 लगा लो भैया, सही रेट लगा लो। वो कहेगा क्या फर्जी बात कर रहे हो यार, सब्जी थोड़ी खरीदने आए हो, दूध भाजी थोड़ी खरीदने आए हो। तो कार के लिए बोल रहे हो 5 लाख की गाड़ी 3.5 की लगा लो तो लेंगे। तो कंज्यूमर विल बिकम प्राइस टेकर। और प्राइस दे कौन रहा है या निर्धारित कौन कर रहा है? विक्रेता, बेचने वाला। एट द एंड बैरियर्स टू एंट्री, इस तरीके के मार्केट में लोग जल्दी से एंटर नहीं कर सकते, हाई बैरियर्स है, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। और केवल कैपिटल से भी बात नहीं बनेगी, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप इस मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट को कंपीट कर सको। तो इसलिए बैरियर्स बहुत है, इस मार्केट में आप इजीली एंटर नहीं कर सकते। कौन सा मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे? ओलिगोपॉली। अब सबसे लास्ट मार्केट में आ जाते हैं। उससे पहले इंप्लीकेशन वैसे मैं आपको बता चुका हूं, बट एक बार पढ़ लीजिए। रणनीतिक व्यवहार महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कस्टमर से डील कर रही है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य कठोरता उत्पन्न हो सकती है, प्राइस रिजिडिटी है तो है। जैसे सपोज मान लीजिए स्कोडा ने अभी अनाउंस कर दिया है कि 1 अप्रैल से हर एक स्कोडा कार में प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अब आप इसे रोक नहीं सकते, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि स्कोडा को डर लग रहा था 4 साल पहले, उनका मार्केट खत्म हो रहा था, और स्कोडा लेकर आई 2 गाड़ियां, एक कुशाक और दूसरी स्लाविया, और इन दोनों गाड़ियों ने राज कर दिया इंडियन मार्केट में। अभी 4 साल के बाद स्कोडा उठ के बोल रही है खुले से कि अब मैं 1 अप्रैल से अपने प्राइस बढ़ाने जा रही हूं। अब चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, और चाहे फॉक्सवैगन ही क्यों ना हो, कोई स्कोडा के आगे नहीं आ सकता, इनके प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट को डिलीवर कर दिया है अपना प्रोडक्ट, और यह साबित कर दिया है मार्केट में कि इनका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। तो इस मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तो आप प्राइस रिजिडिटी रख सकते हो, और कंज्यूमर तो रिजिडिटी प्राइस की लेगा ही लेगा। कंज्यूमर को तो प्राइस लेने ही पड़ेंगे, उसके पास ऑप्शन नहीं है बहुत सारे। प्रतिस्पर्धा मूल्य से हटकर विज्ञापन और उत्पाद डिजाइन पर केंद्रित हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, मतलब ये ऐसा मार्केट है जहां पर पैसे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते लोगों के लिए। आप कार लेने जा रहे हैं, आपके लिए पैसे मैटर नहीं करेंगे। अब आप में से कई लोगों को लगेगा अरे सर कार लेने जा रहे हैं, पैसे ही मैटर नहीं करेंगे। आप बात को समझिए, आप कार लेने ही अपने घर से उस दिन निकलते हो जब आप माइंड मेकअप कर चुके होते हो कि आपको ए सेगमेंट की कार लेनी है, कि आपको सेडान लेनी है, कि आपको एसयूवी लेनी है। अगर आपको ए सेगमेंट की कार लेनी है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपका जो बजट है वो 3 से 9 लाख के बीच में होगा। अगर आप सेडान लेने जा रहे हो, और वो भी ठीक ठाक आप सेडान लेने जा रहे हो, तो आपका माइंड मेकअप है कि आप 15 से लेकर 25 लाख के बीच में जाओगे। और अगर आप लग्जरी एसयूवी लेने जा रहे हो तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो भाई कि आप 45 से लेकर 60 लाख के बीच में डालोगे मार्केट में। तो यहां पर प्राइस जो है उसका कंपटीशन नहीं है, कस्टमर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है। कस्टमर स्कोडा के शोरूम में घुसेगा ही नहीं जब तक उसके पास मिनिमम 15 लाख नहीं होंगे। क्लियर है बात? अगर 15 लाख से कम है वो मारुति में चला जाएगा। अगर किसी का बजट मैं कह रहा हूं 60 लाख से 80 लाख है, क्या वो स्कोडा के अंदर एंट्री लेगा? वो स्कोडा को देखेगा तक नहीं, वो सीधे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाएगा, पोर्शे के शोरूम में जाएगा। पोर्शे के लिए तो फिर भी कम पड़ जाएंगे भाई पैसे, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जाएगा। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर प्राइस पर नहीं हो रहा है कंपटीशन। कंपटीशन बेसिकली कहां है? विज्ञापन आप कैसे कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट डिजाइन कैसा है, आप कितना बेहतर डिजाइन अपने प्रोडक्ट का बना पा रहे हो। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, मतलब कहने का कि जो एक प्रोडक्ट का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर है, यह पॉसिबिलिटी बहुत आपको देखने को मिलेगी, यह लगातार इंक्रीज होती रहती है। अब एक प्रोडक्ट का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर कैसे है आपको बता देता हूं। स्कोडा ने स्लाविया लॉन्च करी, सेम वैसी ही गाड़ी फॉक्सवैगन ने वर्टस नाम की लॉन्च कर दी मार्केट में।
ठीक है भाई, क्लियर है? ऐसे वेरियस एग्जाम्पल हैं। पहले एंडेवर आती थी, एंडेवर को खत्म करने के लिए टोयोटा ने फॉर्च्यूनर लॉन्च कर दी। तो आप देख रहे हो ना, सेम पैटर्न का जो प्रोडक्ट है उसके पीछे दूसरा प्रोडक्ट लगा हुआ है। नाउ सबसे लास्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब ये एक कैसा मार्केट है? वह बाजार संरचना है जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन समान लेकिन एक जैसे नहीं उत्पाद बेचती हैं। मतलब कहने का यह कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन वो अपने फ्लेवर या किसी और फीचर के थ्रू अलग हो सकते हैं। एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपको नूडल्स खाने हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप मार्केट में गए, आपके पास मैगी ऑप्शन है पहला, नूडल्स खाने भाई मैगी के लोग हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक और पैकेट रखा होगा वहीं पर, यिप्पी करके आता है एक ब्रांड, आपके पास यिप्पी का ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आता है वाई वाई, आप इसके भी मैगी खा सकते हो। एक और ऑप्शन आता है, अब तो जो कच्चे नूडल हैं वो टाटा के भी आते हैं। और क्या ऑप्शन है? हल्दीराम भी अब तो आने लगा है, हल्दीराम भी ऑप्शन है, इसके भी नूडल खा सकते हो। प्रोडक्ट सेम है, सारे ही नूडल हैं, लेकिन ये सारे नूडल कहीं ना कहीं अपनी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जाने जा रहे हैं। जैसे कि मैगी आपको पता है कोई बच्चा भी खा लेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं होते, जबकि आप हल्दीराम वाली या आप यिप्पी खाने जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा तीखापन मिले। तो सबका अपना एक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनके प्रोडक्ट की विशेषता है एक अपनी, जिस लेगेसी को वो कैरी कर रहे हैं। आप मार्केट में भुजिया लेने जा रहे हो, अब भुजिया कई कंपनियों की है, हल्दीराम की आ रही है, बीकानो की आ रही है भुजिया। कुछ लोगों को बीकानो की भुजिया पसंद है, कुछ लोगों को हल्दीराम की पसंद है, और कुछ लोगों को अपने घर के पड़ोस वाले चाचा की दुकान की पसंद है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, है सारी भुजिया, आपको जो पसंद आ रही है आप वो यूज कर रहे हो। उत्पाद विभेदीकरण प्रत्येक फर्म को अपने प्रोडक्ट पर सीमित एकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है। मतलब आप मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो इसमें पूर्ण तरीके से, लेकिन आपका अपने प्रोडक्ट पर कंट्रोल है भाई। ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं इस प्रोडक्ट के साथ जो चाहूं वो करूं, लेकिन मार्केट पे कंट्रोल नहीं है हमारा। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इसे वास्तविक दुनिया में पाया जाने वाला अधिक यथार्थवादी बाजार संरचना माना जाता है। अधिक यथार्थवादी इसलिए वास्तविक दुनिया में, इसलिए क्योंकि लोग डेली पर्पस से ज्यादातर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपके रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, जितने भी आपके आ रहे हैं, नूडल से लेकर भेलपूड़ी से लेकर सब रेडी टू ईट जो आ रहे हैं वो सब इसमें आ जाते हैं प्रोडक्ट आपके। फीचर्स देखिए इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं मार्केट में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस आधार पर होता है? जो प्रोडक्ट है वो समान नहीं होते, बल्कि गुणवत्ता उनकी कैसी है, कोई प्रोडक्ट स्पाइसी है, कोई कम स्पाइसी है, उनका डिजाइन कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, ब्रांड या सेवा के आधार पर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं या थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो ये इस मार्केट में बहुत ज्यादा मैटर करती है। सपोज आपको मैगी पसंद है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपके घर के अंदर ही सबको मैगी पसंद होनी चाहिए, हो सकता है किसी को यिप्पी पसंद हो। क्लियर है ना? तो यहां पर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करती है इस मार्केट में। इस मार्केट में आपका एक और एग्जांपल हो सकता है रिटेल क्लोथिंग। सपोज किसी को लिवाइस की जीन्स पसंद है, आपको लिवाइस की जीन्स पसंद है, जरूरी नहीं ना कि आपके भाई को भी लिवाइस की जीन्स पसंद हो सकता है उसको यूएस पोलो आशियान की जीन्स पसंद हो सकता है उसको बर्बरी की जीन्स पसंद हो सकता है अरमानी एक्सचेंज की पसंद हो, बीइंग ह्यूमन की पसंद हो। डिपेंड करता है ना प्रेफरेंस क्या है उसकी, कौन सा प्रोडक्ट किसको सूट कर रहा है। लेकिन कार में ऐसा नहीं होगा, कार में ऐसा नहीं है।
जो अभी हमने ओलिगोपोली में देखा, कार में भले ही आपका मन है मर्सिडीज लेने का, लेकिन बाबू मर्सिडीज लेने के लिए उससे पहले मिनिमम 50 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, और हर एक सर्विस के लिए 1,10,000 रुपया होना चाहिए, तब तो ले पाओगे। ऐसा थोड़ी कि मन कर गया मर्सिडीज तो ले ली, पहले पैसा होना चाहिए ना उतना। मन कर रहा है स्कॉडा लेने का, पैसा होगा तभी तो ले पाओगे। मन कर रहा है मारुति लेने का, लेकिन पैसा स्कूटी का है, कैसे ले पाओगे मारुति। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं है। इस मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो लगभग आपको उसी रेंज के मिल रहे हैं। अगर आप लिवाइस की जीन्स आपको नहीं पसंद है, लगभग उसी रेट में आपको यूएसपीए मिल जाएगी। थोड़ा 500,000 का अंतर आएगा, अरमानी एक्सचेंज आपको मिल जाएगी यूएसपीए के आगे। यहां पे आप बियर कर पाओगे वो। अगर आपको बीकानो की भुजिया नहीं चाहिए, हल्दीराम की चाहिए, 5 ही रुपए तो ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा क्या ज्यादा होंगे, हर एक व्यक्ति ले लेगा। तो यहां पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस मैटर करती है, जबकि गाड़ी में नहीं कर पाती है कंप्लीटली। उसको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा गाड़ी में। लिमिटेड प्राइसिंग पावर है, वही आपको बताया। यहां पर प्राइस भी एक जैसे होते हैं। प्राइस ऐसा नहीं कर सकता कोई कि मैगी ने अपना प्राइस 10 रुपए रखा है तो दूसरी कंपनी 20 कर दे। बिकेगी ही नहीं भाई, बिकेगी ही नहीं। अब मुझे बताइए, 20 रुपए की पेप्सी की बोतल आ रही है और थम्सअप बोले कि हम 25 की बेचेंगे, बिकेगा ही नहीं मार्केट में। थम्सअप उसी दिन से बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है अल्टीमेटली हम शुगर और एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। मान लिया कि थम्सअप में फिज ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पेप्सी का कोला फ्लेवर पसंद है, वो पेप्सी ही पीते हैं। बात आ रही है समझ। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरह भी काम करते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पता है किसको बोलते हैं? आप मार्केट में गए, अगर एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला तो आप दूसरा भी ले लेते हो, आप इतना माइंड नहीं करते। सपोज आप मार्केट में गए कॉफी लेने, अभी आपको कॉफी की जरूरत है, आपको नेस्कैफे नहीं मिलेगी तो वापस तो नहीं आ जाओगे, आप ब्रू ले आओगे या कोई और कॉफी ब्रांड ले आओगे कि नहीं ले आओगे? घर में किसी ने बोला है कि कॉफी पीनी है, मान लीजिए पिताजी का मन है कॉफी पीने का। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि पिताजी नहीं, नेस्कैफे नहीं मिली तो आज नहीं, अब तुम 3 दिन बाद कॉफी पीना, ऐसा तो नहीं बोलोगे। मान लीजिए घर में गेस्ट आके बैठे हुए हैं, तो जो मिलेगी वो आप ले आओगे। अब सपोज मम्मी ने बोला घर पे गेस्ट आए हुए हैं, जाओ जरा भाग के कोल्ड ड्रिंक ले आओ। आपके घर में हमेशा थम्सअप आती है, लेकिन उस दिन थम्सअप नहीं है, तो आप खाली हाथ तो नहीं आ जाओगे। आप बोलोगे ठीक है यार छोड़ो, पेप्सी दे दो। पेप्सी नहीं है, चलो वो दे दो, कैंपा दे दो। वैसे भी बोतल खोल के ही देना है, गिलास में ही भर के दे देना है, वो कौन सा जान पाएंगे कैंपा की है कि पेप्सी की है कि किसकी है। कोका कोला दे दो। दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड, कि एक की जगह आप दूसरा इजिली यूज कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता। शहर में जब आप हो तो भले ही आप खूब बोलो, अपने दोस्तों में बोलो, आपने खुद ये सोच रखा हो कि मैं इसी कंपनी का टायर डलाऊंगा। मैं कह रहा हूं, आप घूमने गए अपनी वाइफ के साथ, अरुणाचल प्रदेश की वादियों में घूम रहे हो, और वहां पे बंदा ना बंदे की जात दूर दूर तक, कुछ नहीं है, और वहां एकदम से आवाज आए फट, टायर फट गया, और सामने एक चचा की दुकान है केवल। अब चचा बोल रहे हैं बेटा सिएट का ही टायर है मेरे पास, सबसे सस्ता वाला। अब आप चाचा को ये बोलोगे क्या कि मैं कॉन्टिनेंटल डलवाता हूं, मैं तो गुड ईयर के ही डलवाऊंगा, मैं तो मिचलिन के ही डलवाऊंगा टायर, ऐसा बोलोगे क्या? भाई ऑप्शन ही नहीं है। गुड ईयर के डलवाने हैं तो पूरा 1 ईयर खड़े रहो वहीं। अब आपको सिएट लेने पड़ेंगे। तो दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है। लोअर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स हैं। ठीक है, मतलब बैरियर्स हैं लेकिन बहुत कम हैं। आप इस तरीके के मार्केट्स में आ सकते हैं। सपोज करिए आपको भी अपने बेकरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, आप लॉन्च कर सकते हो। थोड़ा कंपटीशन रहेगा बट आप लॉन्च कर लोगे। आपको अपनी भुजिया लॉन्च करनी है, आप लॉन्च कर दीजिए। आपको इस तरीके का पास्ता बनाना आता है, आप भी अपना पास्ता लॉन्च कर दीजिए। तो लोअर एंट्री बैरियर्स है और एग्जिट बैरियर भी।
आप अगर हटना चाहें कल को तो आपको शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 10-15 लाख का नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं 20 लाख की भी चोट आपको पहुंच गई तो वो लोअर बैरियर ही माना जाएगा एग्जिट का। लेकिन बाकियों में आप सोचिए, कंपैरेटिवली ओलिगोपोली में सोचिए, आपने एक ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर दी, गाड़ी बनाने वाली कंपनी, और वो कल को नहीं चली, आपको एग्जिट करना है, कितने का नुकसान होगा? 400-500 करोड़ का नुकसान तो मिनिमम होगा, या तो आपको 10-20 लाख का ही नुकसान होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है, लोअर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स है। रियलिस्टिक मार्केट फॉर्म होती है ये, इस मार्केट को बिल्कुल रियलिस्टिक मार्केट माना जाता है, क्योंकि लोग बहुत तेजी से इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। चाहे आप ये पास्ता का एग्जांपल ले लो, चाहे मैगी का एग्जांपल ले लो, चाहे बिस्किट ले लो, चाहे दूध का पैकेट ले लो, चाहे गाड़ी में लगाने वाले टायर ले लो, ये सब आपके क्या है, बहुत रियलिस्टिक मार्केट फॉर्म में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, इस मार्केट में बस एक चीज जरूरी है, कंज्यूमर को अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सही प्रोडक्ट चाहिए तो, अगर आपको फिश ज्यादा पसंद है तो आप थम्स अप लीजिए, अगर आपको कॉफी फ्लेवर पसंद है उसमें तो आप कोका कोला पे जाइए, अगर आपको लो फिश पसंद है तो आप पेप्सी पर जाइए। लेकिन अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप देखोगे आज की डेट में भी हमारे गांव में ज्यादातर क्या होता है, आदमी जाके 20 का नोट देता हो, कहता भैया पेप्सी दे दो जरा, और वो दे देगा थम्स अप, उसके बाद भी उसको भी लिए चला आएगा। चाहे वो दे दे कोका कोला, उसके लिए सभी पेप्सी है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि मेरी बात समझे, एक किसान आदमी है, उसकी साइकिल अगर पंचर हो जाए तो वो जाएगा अपना ट्यूब डलवाने जब साइकिल में, तो वो भले ही बताता रहे ये ट्यूब ऐसा है, ये इस कंपनी का, वो कंपनी का, वो केवल पैसे पूछेगा, वो कहेगा इतने वाला डाल दो बस, भले ही कोई भी तुम डालो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होगी तो आप बेटर प्रोडक्ट ले पाएंगे। इंप्लीकेशंस क्या है, अभी इस मार्केट के परिणाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन विज्ञापन और ब्रांडिंग के माध्यम से कंपटीशन करती है। जनरली आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक हो, मैगी हो, टायर्स हो, जितने भी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सब में आप देखोगे प्योर ब्रांडिंग हो रही है, हाई क्वालिटी ब्रांडिंग होती है और एडवर्टीजमेंट होता है, इसी से मार्केट चलता है। अल्पकाल में कुछ हद तक एकाधिकार मौजूद रहता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो कुछ समय तक हो सकता है कि उसकी मोनोपोली उस प्रोडक्ट पे बन जाए। जब तक कोई दूसरी कंपनी नहीं आ रही है तब तक वो बनी रहेगी। सपोज मैगी इस टाइम पर कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे जो इस कैटेगरी में किसी और कंपनी के पास है ही नहीं, ना वाई वाई के पास है, ना yippee के पास है, किसी के पास नहीं है, ना हल्दीराम के पास है, तो आप खुद बताइए मोनोपोली हो जाएगी ना। जब तक उसी के जैसा दूसरा नहीं आ जाएगा तब तक मार्केट में हर कोई उसी प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। तो एकाधिकार हो सकता है, लेकिन कैसे? अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए। दीर्घकाल में नई ऑर्गेनाइजेशन के प्रवेश से असमान लाभ कम हो जाता है। जैसे ही नया कॉम्पिटिटर आएगा नया प्रोडक्ट लेकर आपके ही जैसा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग उसके प्रोडक्ट भी मार्केट में खरीदेंगे। ठीक है, एट द एंड यहां पर कंपेयर कर सकते हो आप, पूरा मैंने एक ही जगह पर दे दिया है कि यहां अलग अलग तरीके के चारों मार्केट, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अनेक खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं, यहां पर एक ही बेचने वाला होता है, यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और यहां पर कई सारे खरीदने और बेचने वाले हैं। फिर से ठीक है, सबके अपने दूसरे भी एट्रीब्यूट्स। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मार्केट। उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। रणवीर का कहना है, सर मैं 2029 के लिए तैयारी कर रहा हूं, जीएस की स्टडी का प्रॉफिट होगा। आप 2029 के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस टाइम पर 10th वगैरह में है क्या, या 8th या 9th में ही है? अगर मैं कह रहा हूं अगर आप 10th में भी हैं तो आप 10th लेवल का तो दीजिए,
मैं कह रहा हूं भले ही आप ज्वाइन मत करना एमटीएस, बट आप एमटीएस तो देना शुरू करिए। अगर आप 12th पास है इस टाइम पे तो आप सीएचएसएल दीजिए, आप भले ही सीजीएल मत दीजिए। मैं कह रहा हूं आप ज्वाइन मत करना, लेकिन पेपर तो निकालिए। तो आप 2029 की तैयारी मत करिए, आप तैयारी करिए 2026 की, इसी साल की, या फिर मैक्सिमम 2027 की। ये 2029 कहना बेकार है, भूल जाइए इस चीज को। मैं मानता हूं इस साल का पेपर आप नहीं दे सकते अगर अभी आपने तैयारी शुरू करी है, कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन 2027 के आप दे सकते हो। तो प्रिपेयर फॉर 2027। 29 बहुत लंबी दौड़ हो जाएगी। सर आपने कहा था हिस्ट्री में 36 लेक्चर होंगे, बट वो सिलेक्शन वे एक में अभी 33 ही दिखा रहे हैं। देखो मैंने टीम को बोल दिया था, हो सकता है सैटरडे संडे की वजह से उन्हें ना टाइम मिला हो। मैं अभी केशव से बात करके आपकी क्लास डलवा रहा हूं, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो सिलेक्शन बैच 1 और 2 वाले स्टूडेंट हैं, आपकी 36 ही क्लासेस होंगी, वो 3 में ऐड करवाता हूं अभी। सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन मार्केट में। हां, तभी मैंने क्लास की शुरुआत ही इसी बात से करी थी कि आप इन चारों तरीके के मार्केट से इंटरेक्ट करते हो। आप सब्जी लेने भी जा रहे हो, आप मैगी पास्ता लेने भी जा रहे हो, आप गाड़ी भी लेने जा रहे हो, आप टायर भी खरीदने जा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं लगता है कि आप अलग अलग टाइप के मार्केट से डील कर रहे हो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है इन मार्केट्स में। सर आप साइंस भी पढ़ाओगे? नहीं, मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, हरी सर ही साइंस पढ़ाएंगे। सर रिवीजन के बाद याद नहीं रहता है, याद रहेगा भी नहीं जब तक आप लिख के नहीं शुरू करेंगे याद करना। कैसे होगा, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी आपने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा है, आज अब आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब आप कल के बाद परसों ब्लैंक पेपर लेकर बैठना और तुरंत ध्यान करना कि टाइप्स ऑफ मार्केट में सर ने कौन कौन से बताए थे। अब उनको लिखिएगा, उनके बेनिफिट और ड्रॉबैक दोनों आपको लिखने हैं, तब आपको पता लगेगा कि हां आप कितना भूल रहे हो। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करोगे उसके बाद देखना कितना कॉन्क्रीट तरीके से दिमाग में आपके जमेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि आज मुझे 10 पेज याद करने हैं, तो नहीं हो पाएगा। यही तो बच्चों के साथ किया जाता रहा है। अगर यही तो बचपन से आपके साथ किया जाता रहा है कि आज ये तुम्हें 10 पेज याद ही कर लेने हैं, क्या आज तक आप याद कर पाए उसे? नहीं कर पाए। केवल ABCD और टेबल ही याद कर पाओगे ऐसे, बाकी आप सोचो कि आप याद करने बैठ जाओ, नहीं। हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, हर एक कुछ टाइम के बाद अपने आप ही याद हो जाती हैं चीजें। एक छोटा सा बच्चा नमाज अदा करने लगता है, एक 3 साल 4 साल के बच्चे को पूरी नमाज याद हो जाती। कैसे? वो याद थोड़ी कर रहा है, वो बस डेली पढ़ लेता है। एक 5 साल का बच्चा, उसको गीता के 500 श्लोक याद हैं। कैसे? वो पढ़ रहा है उसको निरंतर। एक 3 साल का बच्चा हमारे यहां हनुमान चालीसा याद कर लेता है। क्यों? क्योंकि डेली पढ़ रहा है। उसको ये थोड़ी बोला जाता है याद करो। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि याद करना है, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है जीएस में, अपने आप चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। हाँ हाँ, आपका कमेंट दिख रहा है। सर इसको नोट्स में कैसे लिखें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है नोट्स में लिखना। ऊपर लिखो टाइप्स ऑफ मार्केट, ऐसे एरो बनाओ। 4 तरीके के मार्केट सर ने बताए हैं, चारों तरीके के मार्केट लिख लिया। अब आपने इन चारों मार्केट में इधर फीचर लिखो इनके एक तरफ से, और एक तरफ से ड्रॉबैक लिख लो। इसके भी ऐसे ही लिख दो। नोट्स बन गए एक ही पेज में, खत्म काम। मैंने इतने पेजेस आपको अभी पढ़ा दिया स्लाइड में, लेकिन आपके नोट्स में अगर देखा जाए तो केवल एक पेज में आ सकता है ये रिवीजन के लिए। तभी मैं बोलता हूं जो आपके नोट्स हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी बुक पढ़ने जाओगे पेपर के एक दिन पहले, पढ़ ही नहीं पाओगे ना। तभी जो हैंड रिटन नोट्स हमारे होते हैं वही एग्जाम से पहले बेस्ट होते हैं। ठीक है सर, सिलेक्शन बैच 4 में हिस्ट्री का रिकॉर्डेड अपलोड करा दीजिए। रिकॉर्डेड नहीं, वहां पर लाइव होगी भाई, क्योंकि वो लाइव बैच है। रिकॉर्डेड लाइव बैच में नहीं होगी। लाइव में लाइव होगी और रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड होगी। ठीक है,
नीतीश कुमार का कहना है सर बिजनेस अच्छा है या नौकरी अच्छी है? डिपेंड करता है आपकी स्थिति कैसी है। आप जिस स्थिति में हो आपके लिए नौकरी अच्छी है। एक बार नौकरी ले लीजिए, स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप व्यापार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन व्यापार में कैपिटल रिस्क है और उस रिस्क को लेने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल रिस्क लेने का मादा है, अगर आप रिस्क ले सकते हो पैसे का मॉनेटरी टर्म में, तो आपके लिए फिर बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। फिर आप नौकरी मत करिए, क्योंकि नौकरी आपको ब्रेड एंड बटर ही दे सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर प्राइवेट नौकरी है तो वो एक ड्रग की तरह है। आप जिंदगी भर वो ड्रग लेते रहोगे हर एक तारीख को, और जिंदगी भर दाल रोटी ही खाते रहोगे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपको सम्मान भी मिलेगा, प्लस आपका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। बट अगर बिजनेस है वो चल गया तो आप बहुत कम समय में बहुत कुछ गेन कर सकते हो। लेकिन वही मैंने कहा, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप वो रिस्क ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैं समझता हूं हमारे देश में हर वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये रिस्क नहीं ले सकता। तो आपके लिए नौकरी ही अच्छी है। इवन कुछ समय पहले मैं भी आपकी जगह पर था, तो मेरे लिए भी मैं भी उस बैकग्राउंड से नहीं आता कि मैं ये रिस्क ले पाता। मेरे पिताजी का भले ही बिजनेस है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस थोड़ी है कि मैं रिस्क ले लूं। मेरे पिताजी का बहुत छोटा सा बिजनेस है। तो मेरी भी कंडीशन यही थी कि पहले मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे लोग हैं पहले नौकरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर व्यापार करते हैं। एंड बिजनेस ही इस कंट्री को चलाता है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन वो फिर उस लेवल पे जाकर आप मॉनेटरी टर्म में पहले स्टेबल हो, विच इज नॉट इजी। तो प्रैक्टिकलिटी पर रहे, धरातल पर रहे, और कल्पनाओं पे मत जाएं। कपोल कल्पनाएं हमेशा हानिकारक हैं, आपको और आपके घर को दिक्कत में डाल सकती है। बिल्कुल रियलिटी में रहे, एक अच्छी सी नौकरी ले और बढ़िया से शादी करके हनीमून पे जाइए। ठीक है, चलो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।